2 बीघा ज़मीन, क्या करेगी ताई इतने अनाज का? कहाँ रखती फिरेगी? कहीं घुन लग गया तो सब बेकार हो जाएगा। जगताप अपनी बुढ़िया ताई को समझा रहा था। सुबह शाम 4 रोटियां ही तो चाहिए तुझे, मेरे घर पर ही खा लिया करना। मैंने अपने घर कह दिया है, वो तेरे लिए भी गरम गरम रोटी सब्जी बना दिया करेगी। बुढ़िया ताई को भरोसा दिलाकर जगताप गेहूं की सारी बोरियां गाड़ी में लाद कर ले गया। ताई ने अपना खेत जगताप को बटाई पर दे रखा था। फसल अच्छी हुई तो जगताप की नीयत में खोट लग गया। वह बुढ़िया के जेठ का सबसे छोटा लड़का था। वह काबे में आकर निश्चिंत हो गई कि चलो अब जलावन के लिए लकड़ी बीनने और धुएं में सांस लेने से मुक्ति मिल जाएगी। महीने भर तक तो ठीक ठाक चला, पर फिर जगताप की बहू ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। ताई दिन भर बैठे बैठे थक जाती होगी, घर में झाड़ू लगा दिया करो तो हाथ पैर भी सही से काम करते रहेंगे। ठीक ही तो कह रही है बहू, और फिर अपना ही तो घर है, हाथ पैर चलते रहेंगे तो शरीर भी बीमारी से बचा रहेगा। ताई ने सोचा और झाड़ू हाथ में पकड़ ली। ताई, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बर्तन भी झूठे पड़े हैं, हो सके तो। बहू की अलसाई सी आवाज़ सुनाई दी। कोई नहीं बिटिया, तू आराम कर ले, मैं देख लूँगी। ताई ने बर्तन साफ करने में कोई गुरेज नहीं किया। फिर तो रोज़ सा ही हो गया। तू रोज़ रोज़ ये भारी भारी रोटियां थोप कर रख देती है, मुझसे 2 रोटियां तक नहीं पचाई जाती। जगताप ताई के सामने ही थाली अलग हटाता हुआ अपनी पत्नी की ओर आंख मारकर चिल्लाया। हल्की रोटी बनाने में तेरे हाथ टूट जाते हैं, सब्जी भी सही ढंग से नहीं बनी, ठीक से नहीं कर सकती तो रसोई छोड़ क्यों नहीं देती? हाँ, अब तो जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है, दिन रात खटकती रहती हूँ। 50 काम होते हैं घर के, जरा सी भी रोटी भारी क्या हो गई, मोहल्ला ही सिर पे उठा लिया। जगताप की मनसा समझकर पत्नी ने भी बहाने बनाकर कृत्रिम नाराजगी दिखाई। कोई और तो है नहीं कि हाथ बटाए, ताई की उम्र हो गई है, वरना वो तो। अरे बहू, मुझ बुढ़िया का अब अचार तो नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो हाथ बटा ही दिया करूँगी, तू चिंता मत कर। अब झाड़ू, बर्तन और रोटी ताई के मत्थे मड़ गई। बहू रोज कोई ना कोई बहाना लेकर दूसरे काम में लग जाती या बुखार और सिर दर्द का बहाना लेकर आराम करती। काम पूरा करते करते कभी अंधेरा भी हो जाता तो ताई लाठी के सहारे धीरे धीरे जगताप के घर से अपने खेत पर बनी झोपड़ी में चली जाती। एक रात थकान और सर्दी लग जाने से ताई को बुखार हो गया। बदन दर्द से नींद भी नहीं आई। कराते कराते सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। ताई बड़ी मुश्किल से उठी और जगताप के घर की ओर चल पड़ी। ताई, कितनी देर कर दी तुमने, पहले बता देती तो मैं खाना बना लेती। आज तुम्हें लाला को बाजार जाना था, भूखे पेट ही निकल गए। जगताप की पत्नी ने रूखे स्वर में ताई को बताया। बहू, कल थकान के कारण रात को बुखार आ गया, देर से उठ पाई, अभी भी बदन टूट रहा है। हाय, ऐसा भी क्या ज़्यादा काम होता है जो थक जाती हो? बहू हाथ नचाते हुए बोली। कहीं किसी और से तो ना कह देना, वरना पड़ोसी मुझे ही कहेंगे कि बहू खराब है जो सास से काम कराती है। अब देख लो, कम से कम झाड़ू बर्तन तो निपटा ही दो। झाड़ू लगाते लगाते ताई को पसीना आ गया। उसे लगा कि वह चक्कर खाकर कहीं गिर ना जाए, और फिर वही हुआ, ताई गिर पड़ी। हाय, देखो, काम न करने के बहाने बहू ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। जरा सा झाड़ू क्या दिया, ऐसे जता रही हो जैसे रोज पहाड़ तोड़ने पड़ते हैं। अरे नहीं करना तो मत करो, पर गांव वालों को तो मत दिखाओ कि बहू काम करवाती है। अरे चैन से दोनों वक्त खाने को मिल रही है तो खाई नहीं जा रही। अपनी झोपड़ी में चूल्हा थोपना पड़ता तो बदन जरा भी दर्द ना मारता। दोपहर को जगताप ताई को 2 रोटियां देकर झोपड़ी में छोड़ आया। बस ये जगताप के घर से आखिरी 2 रोटियां थी, वो भी ताई नहीं खा सकी। बुखार में तपते हुए 2 दिन हो गए, पर किसी ने भी खबर नहीं ली। ताई अब समझ गई कि उसे फिर से झांसे में लेकर ठगा गया है। पुराने दिन याद आ गए। पैसे की तंगी के चलते ताई के माँ बाप ने उसे निठल्ले मुरारी के पल्ले बांध दिया था। मुरारी दिन भर यार दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। बीड़ी, तंबाकू, चिलम, गांजा फूकना उसकी रोज की आदत थी। कभी कभी शराब पीने के बाद ताई को पीट भी देता था। वह अपना मुकद्दर समझकर सह लेती,
बुरी आदतें और निकम्मेपन के कारण मुरारी पर कर्ज बढ़ गया। मुरारी के बड़े भाई बिहारी ने कर्ज तो चुका दिया, पर मुरारी का घर और आधी जमीन लिखवा ली। मुरारी की आदतों में फिर भी कोई सुधार नहीं आया। पौण अवस्था में ही शरीर सूख कर कंकाल जैसा हो गया। एक दिन चिलम का सुट्टा दिमाग में चढ़ गया और जीवन लीला समाप्त हो गई। 32 साल की उम्र में ताई विधवा हो गई। पीहर से भी कभी किसी ने सुध नहीं ली। नितांत अकेली पड़ गई। जो भी 50-100 रुपए थे मुरारी के क्रियाक्रम में खर्च हो गए। ले देकर घर में 20 किलो गेहूं रह गए थे। लोगों की नजरें बदलने लगी। ताई का कसा हुआ शरीर लोगों को अपनी निजी संपत्ति लगने लगा। ये बात अलग थी कि ससुराल में कभी भी ताई का घूंघट चेहरे से ऊपर नहीं गया। लोगों की ललचाई नज़र अब ताई के बदन पर एक्सरे निकालने के लिए तीर की तरह चुभने लगी। मुखिया दिन भर में गली के 4-5 चक्कर लगा ही देता। मौका पाकर एक बार उसने ताई का हाथ पकड़ लिया। मुखिया की मनसा भापते ही ताई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पलट कर दूसरे हाथ से मुखिया की कनपट्टी पर थप्पड़ जड़ दिया और तनकर खड़ी हो गई। बिहारी दीवार की आड़ से यह सब देख रहा था। वासना के कीड़े उसमें भी पनप रहे थे, पर मुखिया की गति देखकर हवा हो गए। कहीं बखेड़ा खड़ा ना हो जाए। अपने कुत्सित प्रयास में असफल होने और थप्पड़ के अपमान से खिसियाया मुखिया दुम दबाकर वहां से चुपचाप खिसक गया। 1 महीना और गुजर गया। घर में रखा गेहूं अब खत्म होने वाला था। दूसरा कोई विकल्प ना पाकर 4 की जगह 2 और फिर 2 की जगह 1 रोटी ने ले ली। कभी किसी के खेत से 1 गाजर या मूली तक नहीं मांगी। शेष बचे 2 बीघा खेत की फसल में अभी 2 महीने बाकी थे। आगे की सोचकर ताई ने खेत के एक कोने में 2-4 सब्जियों के बीज डाल दिए, परंतु घर का गेहूं अब तक खत्म हो गया। आज एक भी रोटी नहीं बन सकी। ताई ने 2 गिलास पानी पिया और खेत पर निकल गई। जेठ बिहारी अपने खेत पर पहले से ही मौजूद था। उसे देखकर ताई खेत की दूसरी मेड़ पर जाने लगी। कितनी दूर जाती? बिहारी सामने से आकर खड़ा हो गया। मैं सारी जिंदगी चैन से खिला सकता हूँ, खेत और मकान भी वापस कर सकता हूँ, अगर तू कह दे। बिहारी बिना किसी लाग लपेट के बोल पड़ा। तेरी जेठानी कुछ ना कहेगी, मैं उसे संभाल लूंगा और फिर घर की बात घर में ही रहेगी। ताई को कुछ ना सूझा तो गुस्से में उल्टे पांव घर की ओर दौड़ पड़ी। अपनी मान मर्यादा और लोक लाज का ख्याल ना होता तो बिहारी का भी वही हाल कर दिया होता जो मुखिया का हुआ था। विदाई के समय ताई की माँ ने कहा था कि बेटा, दोनों कुल की लाज अब तेरे हाथ में है। अगर यह ख्याल ताई को ना आता तो अब तक वह घर छोड़कर कहीं चली गई होती। बिहारी भी पीछे पीछे घर चला आया। उसकी वासना भरी नजरें ताई को एक पल भी नहीं छोड़ रही। रात भर ताई भूखे पेट करवट बदलती रही। मर्यादा और भूख में बगावत छिड़ गई। अगर अपनी उंगली मुंह में डालकर प्राण निकाले जा सकते तो ताई कब की मुक्ति पा गई होती। अंततः अगले दिन शाम तक भूख और मर्यादा की जंग में मर्यादा ने दम तोड़ दिया। अब बिहारी मूंछों पर ताव देकर घर से बाहर निकलता। बिहारी की वासना पूर्ति होने के बावजूद बढ़ती ही गई और एक दिन जेठानी को भनक लग गई। घर में कोहराम मचा तो गली मोहल्ले में कानाफूसी होने लगी। बात मुखिया के कानों तक कैसे न जाती। मजे में चटखारे लेने वाले शरीफ हर एक गांव में होते हैं। मुखिया को बदला लेने का अवसर मिल गया। पंचायत बुलाई गई। बिहारी को 500 रुपये का अर्थदंड और ताई को गांव से बाहर करने का फैसला सुना दिया गया। ताई की परिस्थिति पर किसी ने चर्चा तक करने की हिम्मत नहीं की। ताई अपनी टूटी चारपाई और अन्य चीज़ों के साथ अपने खेत के एक कोने पर आ गई। खुले आसमान के नीचे रूखी सूखी रोटी पानी के साथ गटक लेती और मिट्टी से झोपड़ी तैयार करने लग जाती। 10-15 दिन की अथक मेहनत के बाद झोपड़ी बन गई। फसल भी तैयार हो चली। अब ताई ने गांव की ओर भी पलट कर नहीं देखा। हर बार दूसरे गांव के मजदूरों को बटाई पर खेत दे देती। जो भी पैदा होता आधा मिल जाता, जो साल भर के लिए काफ़ी होता। सालों ऐसे ही बीत गए। ताई अब 62 साल की हो चुकी थी। अब कभी कभी जगताप आकर खैर खबर लेने लगा। ताई ना समझ सकी कि जगताप की नज़रें उसके बचे हुए 2 बीघा खेत पर टिकी हैं। बार बार मिन्नतें करने के बाद ताई पिघल गई और अगले साल के लिए उसे खेत बटाई पे दे दिया।
कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर ताई की तंद्रा भंग हो गई और वह वर्तमान में आ गई। जगताप की दी गई 2 रोटियों के लिए 3-4 कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। कांपते हाथों से ताई ने लाठी उठानी चाहिए पर उठा ना सकी। कुत्ते लड़ते भिड़ते रोटी लेकर भाग गए। ताई ताई बाहर से जगताप की आवाज़ सुनाई दी। बुखार उतर गया कि नहीं? भूख लगी हो तो रोटी लाऊं? उसने झोपड़ी में झांकते हुए पूछा। मेरी भूख तो मर गई लल्ला। ताई के कराते हुए उठने की कोशिश की पर उठ ना सकी। तू अपनी भूख की बात कर, ये पड़ा है खेत, उठा ले जा, शायद तेरी भूख मिट जाएगी। ताई ने अपने खेत की ओर इशारा कर दिया और एक गहरी लंबी सांस लेने के साथ ही उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।